हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो क्लास 12 सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आज इस वीडियो में कवर कराऊंगा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, यानी कि द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो आज हम इसका कवर करेंगे पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो चैप्टर 3 थी, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाला है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के इस लेसन को, जिसका नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर कंटेंट लिस्ट के बारे में। तो ये जो चैप्टर है मैंने इसे 2 पार्टों में डिवाइड किया है ताकि आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें। तो पार्ट 1 जो है आज मैं आपको वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा और पार्ट 2 है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो आइए फिर बिना किसी देरी के साथ अपने पहले टॉपिक, जिसका नाम है बाजार और बाजार के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो हम टॉपिक देखते हैं उसका नाम है बाजार और बाजार के प्रकार। आइए जानते हैं सबसे पहले बाजार का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, वह स्थान जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, या यूं कहा जाए उन्हें खरीदा या बेचा जाता है, तो वह बाजार कहलाता है। एक सामान्य सी डेफिनेशन जो आप पहले से जानते भी होंगे। लेकिन जब बात समाजशास्त्र की आती है तो समाजशास्त्र के अनुसार बाजार एक सामाजिक संस्थाएं हैं, क्योंकि समाजशास्त्र ये कहता है कि 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं वो सामाजिक संबंधों का जाल कहलाते हैं। यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार के रिलेशन हो, चाहे वह अच्छे हो, बुरे हो, संघर्ष के हो, कंपटीशन के हो, किसी भी प्रकार के हो, लेकिन उनके अंदर रिलेशन होना जरूरी होता है। आगे हम देखते हैं बाजार के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनजातीय साप्ताहिक बाजार। आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या होता है। तो देखिए, मुख्यतः साप्ताहिक बाजार जो होता है वो आदिवासी क्षेत्रों में लगते हैं, जहां पर आदिवासी वनों से इकट्ठा हुई चीज़ों को तथा अपनी उत्पादित वस्तुओं बेचने और उससे कमाए हुए पैसों से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने आते हैं। यह बाजार चीज़ों के विनिमय यानी लेन देन के साथ साथ उनके मेल मिलाप की प्रमुख संस्था भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है जनजातीय। तो अगर यहाँ पे सिर्फ ये वर्ड होता साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं, तो आप भी जानते हो कि जो एक हफ्ते में लगाए जाते हैं उन्हें हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। लेकिन जब बात जनजातीय साप्ताहिक की आती है तो यहाँ उनके आदिवासियों के किस्से से ये जुड़ जाता है। तो आई होप अब आप जनजातीय साप्ताहिक बाजार के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए, जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक किस्सा दे रखा है कि अल्फ्रेड गेल जो है उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी समाज का अध्ययन किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दोरावी गांव का अध्ययन किया है। उसमें वह बताते हैं साप्ताहिक बाजार के बारे में। तो वो क्या कहते हैं कि साप्ताहिक बाजार का जो दृश्य है यानी इमेज है वो सामाजिक संबंधों को दर्शाता है। बाजार में बैठने यानी दुकान लगाने के जो स्थान होते हैं वो क्या करते हैं, बाजार की व्यवस्था को स्पष्ट करते हैं। उनके अनुसार बाजार का महत्व सिर्फ इनकी आर्थिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो सामाजिक संबंध है उसको भी एक क्रिएट करते हैं यानी दर्शाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों के अंदर जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा जो बाजार पड़ता है उसका नाम है अल्पकालीन बाजार। तो देखिए, अल्पकालीन बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उस वस्तु के जो उत्पादक होते हैं उन्हें एक सीमा तक सप्लाई बढ़ाने का मौका मिल जाता है, और यह सीमा उनके गोदामों या फिर उनके मालों तक इकट्ठा करने तक की क्षमता ही होती है। और तीसरा है दीर्घकालीन। तो इसमें क्या होता है कि दीर्घकालीन बाजार वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु की मांग के अनुसार उसकी सप्लाई को कम या फिर अधिक किया जाता है, और इस प्रकार इन दोनों में यानी मांग और पूर्ति में क्या समन्वय बिठाया जाता है यानी एडजस्टमेंट किया जाता है। तो आई होप अब आप जनजातीय साप्ताहिक बाजार, अल्पकालीन बाजार और दीर्घकालीन बाजार के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगला जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम है विनिमय यानी कि एक्सचेंज। तो देखिए, पहले के समय किसी भी वस्तु के लेन देन को विनिमय कहते थे, और यह कई प्रकार से होता था। तो वस्तु के बदले वस्तु, सेवा के बदले सेवा, वस्तु के बदले सेवा और सेवा के बदले वस्तु। आइए जानते हैं इसे और बेहतर एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए, पहले के समय जब करेंसी नहीं हुआ करती थी यानी पैसे नहीं होते थे, तो लोग जो थे वो एक दूसरे से जो लेन देन थे वो कुछ इस प्रकार करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास सब्जी है और मुझे ज़रूरत है औजारों की, तो मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश करनी पड़ती थी जिसके पास औजार हो और उसे ज़रूरत हो किसकी, सब्जियों की। तो मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करता, उसके साथ ऐसे उसे बदल सकता था, यानी वस्तु के बदले मुझे वस्तु मिल जाती थी।
क्योंकि जो पहले के समय लेन देन होते थे वो काफ़ी कठिनाई से होते थे और उसके अंदर समय भी ज़्यादा लग जाता था। लेकिन जब से करेंसी आई यानी पैसा आया तो लेन देन की जो समस्या थी वो पूरी तरीके से समाप्त होगी, क्योंकि करेंसी के आने से बैंक खुले और बैंक के खुलने से लोग अपना पैसा लंबे समय तक एक सुरक्षित जगह रख सकते हैं। तो आई होप आप विनिमय के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आगे जो हम देखते हैं उसका नाम है जजमानी प्रथा। तो देखिए ये नाम आपने शायद 11वीं में भी सुना होगा और 12वीं में भी आपको ये पढ़ने को मिल रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या होती थी। तो देखिए जजमानी जो प्रथा थी वो भारतीय ग्रामीण समाज में प्रचलित एक तरह से सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमें समाज का एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग को एक निश्चित सेवा प्रदान करता था, जिसके बदले में सेवा प्रदान करने वाले वर्ग को सेवा का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति से नगद धन के रूप में या फिर अधिकतर फसल के एक भाग के रूप में सामग्री प्रदान कर दी जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक तरीके से काम के बदले काम मिलना था, यानी मैंने सेवा करी और मुझे उसके बदले में फल मिला, या यूं कहा जाए मुझे वस्तु मिल गई उसके बदले में। तो आप समझ सकते हैं कि जो जजमानी प्रथा थी वो प्राचीन टाइम में कितनी प्रचलित हुआ करती थी। अब देखिए बात आती है कि इसमें जजमान हुआ कौन करता था। तो देखिए सेवा प्रदान करने वाला वर्ग जिस वर्ग को सेवा प्रदान करता था वो सेवा प्राप्त करने वाला वर्ग जजमानी कहलाता था। उदाहरण की बात की जाए तो सेवा के कुछ ऐसे काम थे जैसे कि पंडित द्वारा पूजा पाठ करवाना या किसी पेशे विशेष से जुड़े कार्य जैसे नाई, मजदूर, कुम्हार, तेली, नाई, धोबी, दर्जी, लोहार, बढ़ई, सुनार, चमकीली इत्यादि ये सारे काम इसके अंदर इंक्लूडेड हुआ करते थे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट वो भी सिंपल इजी टू ग्रैस्प लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। आगे जो हम पढ़ते हैं उसका नाम है पनीयकरण। देखिए अगर नाम की बात की जाए तो काफ़ी अटपटा सा है, इसका मीनिंग भी पता नहीं चल रहा, लेकिन जब इसके बारे में आप जानोगे तो ये काफ़ी आपको ईजी सा लगेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए पनीयकरण उस समय होता है जब कोई चीज़ बाजार में बेची खरीदी ना जा सकती हो तथा अब वह बेची खरीदी जा सकती हो, या यूँ कहा जाए वस्तु जो है वो बाजार में बिकने लायक होगी है। कहने का मतलब सिंपल अर्थों में कि जो वस्तु पहले नहीं बिक रही थी बाजार में अब वह वस्तु बाजार में बिकने लायक होगी है, तो उसे हम पनीयकरण कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो जैसे कि कौशल और श्रम यानी स्किल और लेबर जो थी अब वो ऐसी चीज़ें बन गई है जिन्हें बाजार में खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। आजकल वर्तमान दौर की बात की जाए तो निर्धन लोगों द्वारा अपनी किडनी उन अमीर लोगों को बेचना जिन्हें किडनी बदलने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों का कहना है कि मनुष्य के जो अंग होते हैं उनका पनीयकरण नहीं होना चाहिए। कुछ समय पहले मनुष्य को गुलामों यानी स्लेव के रूप में खरीदा और बेचा जाता था, लेकिन अगर वर्तमान दौर की बात की जाए तो आज के समय मनुष्य को वस्तु समझना अनैतिक है। कंक्लूजन की बात की जाए तो पनीयकरण में क्या होता है कि जो शरीर के अंग होते हैं उन्हें बेचा जाता है बाजारों में, यानी कि उनकी खरीदी की जाती है, उनसे पैसा मिलता है और पैसा जो लोग देते हैं वो खासकर अमीर लोग गरीब लोगों को देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पनीयकरण का क्या अर्थ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है हुंडी का अर्थ। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए ये जो वर्ड था वो मध्यकालीन भारत में यानी मिड इंडिया में यूज़ किया जाता था। तो देखिए ये क्या था कि हुंडी एक विनिमय यानी लेन देन बिल कर्ज पत्र की तरह होती थी, जिसमें व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में इस्तेमाल करते थे। देश के एक कोने से एक व्यापारी द्वारा जारी हुई हुंडी दूसरे कोने में व्यापार द्वारा स्वीकार कर ली जाती थी। तो अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो उसे हम कहते हैं चेक, यानी कि एक ऐसी राशि को एक ऐसे पत्र में लिखना कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसे एक्सेप्ट कर ले और एक निश्चित समय में उसे दे दे। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी ईएमआई, जैसे कि हर महीने आपकी ईएमआई दी जाती है तो उसमें क्या होता है एक डेट होती है निश्चित और उसके अंदर अमाउंट लिखा होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि हुंडी। तो आई होप आप हुंडी का अर्थ अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आगे जो हम देखते हैं उसका नाम है लेस ऑफ फेयर नीति। तो देखिए काफ़ी ईजी सा ये भी। तो फ्रांसीसी भाषा के शब्द लेस ऑफ फेयर का अर्थ है कि बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए या फिर उसमें इंटरफेयर ना किया जाए। इसका अर्थ है कि बाजार जो है वो सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो तथा इसमें सरकार की कोई दखल अंदाजी ना हो, तो उस नीति को हम कहते हैं लेस ऑफ फेयर नीति। आगे जो हम टॉपिक देखते हैं उसका नाम है अदृश्य हाथ। देखिए फिर से नाम काफ़ी अटपटा सा है, लेकिन जब इसके मीनिंग के बारे में जानोगे तो काफ़ी आपको इजी सा लगेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या होता है। तो देखिए जब बात बाजार व्यवस्था की आती है तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के विषय में सोचता है।
ऐसा करते हुए वह जो भी सोचता है वह स्वयं समाज के हित में होता है और कोई अदृश्य शक्ति सामाजिक हित में कार्य करती है, जिसे हम अदृश्य हाथ के रूप में परिभाषित करते हैं। कहने का मतलब सिंपल अर्थ में ये कहा जाए कि जब हम बाजार की बात करते हैं तो व्यक्ति अपना प्रॉफिट सोचता है। अगर व्यक्ति का प्रॉफिट होता है तो ऑब्वियसली उसका मार्केट का प्रॉफिट हो रहा है, और जब मार्केट का प्रॉफिट होता है तो समाज का प्रॉफिट होता है। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि एक अदृश्य शक्ति जो है वो समाज के हित में कार्य कर रही है। अगला जो हम देखते हैं उसका नाम है प्रतिष्ठा का प्रतीक। तो ये भी काफी इजी सा है। तो देखिए, अपने रिश्तेदारों, नातेदारों तथा जाति में ही व्यापार करना प्रतिष्ठा का प्रतीक कहलाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अपनी ही जाति नातेदारी में प्रतिष्ठा की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, यानी कि एक नाम होता है, और साथ ही साझेदारी यानी रिश्तेदारी काफी अच्छी बनी रहती है। तो यही हमारा प्रतिष्ठा का प्रतीक कहलाता है। ये वाला जो टॉपिक है वो इस लेसन के पार्ट 1 का आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है ओपन ट्रेड यानी कि खुला व्यापार। तो देखिए, महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार खुला व्यापार का अर्थ है कि एक ऐसे बाजार से जो किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय या फिर अन्य रोकथाम से क्या हो, फ्री हो, यानी कि मुक्त हो, जिस पर कोई सरकारी नियंत्रण या फिर इंटरफेयर ना हो। अगर हो भी तो इतना कम हो कि व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन ट्रेड यानी कि खुला व्यापार। तो आई होप आपको पार्ट 1 से रिलेटेड जो कॉमन से टॉपिक थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। तो पार्ट 1 की जो वीडियो है आज यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है इस चैप्टर की समझने की। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के